चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास में हम राजस्थान का स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पेपर आपके साथ इसलिए सॉल्व किया जा रहा है क्योंकि जो आपने लास्ट टाइम 2020 में पेपर दिया था स्पेशली सीएचओ के लिए राजस्थान के लिए, तो वहाँ के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता हुआ पेपर है और पर्टिकुलर राजस्थान का है। तो इसमें राजस्थान की स्कीम्स वगैरह भी ऐड है, तो इसलिए आपके साथ ये पेपर है सॉल्व किया जा रहा है। आई होप आपको पेपर अच्छा लगे तो क्लास को ज़रूर आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका भी अपकमिंग टाइम में जहाँ के लिए भी एग्ज़ाम है, आपके सभी जो सीएचओ के पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो आप वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में इस बार हम बात करें तो अभी अपकमिंग टाइम की स्पेशली तो अलग अलग स्टेट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कहीं सीएचओ के लिए, कहीं एनएचएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। सभी लोग इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें आपकी नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट है जो कवर होने वाला है। मैंने यहाँ पर पेपर को पूरा फुल जूम कर रखा है जिससे आपको इजीली विजिबल हो। और भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। तो इस पेपर में टोटल 100 MCQs रहने वाले हैं। आपके पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझा पाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, फॉर 10 month old चाइल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी गिवन इन। तो डेली आपको एक सीरीज और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छी लग रही हों, और जो भी डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 महीने का ओल्ड बच्चा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाना है तो कहाँ पर आप उसको देंगे? डेल्टॉइड में, एंटीरियोलेटरल थाई में, बटक्स में कि एब्डोमेन में? तो इंट्रामस्कुलर बहुत सारी वैक्सीन्स भी लगती हैं यदि बच्चे को या फिर कोई इंजेक्शन भी दिया जाना है तो कौन सी मसल्स में यहाँ पर आप लगाएंगे? तो बच्चों में यदि बात होती है वो होती है एंटीरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई या फिर वास्टस लैटरलिस मसल्स। यदि आपको एंटीरियोलेटरल थाई ना हो तो वास्टस लैटरलिस मसल्स हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। यदि बच्चा 1 साल से कम एज का है, फिर इन्फेंसी पीरियड में पूछते हैं आपसे तो आईएम इंजेक्शन कहाँ पर लगेगा? एंटीरियोलेटरल थाई या फिर वास्टस लैटरलिस मसल्स। मसल पर्टिकुलर पूछें तो वास्टस लैटरलिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास थ्रू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर ग्रेटर जो सियाटिक फोरामेन है वहाँ से पास होंगे किसी एक को छोड़कर। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सियाटिक नर्व, ऑब्टरेटर इंटरस्टेंडन या फिर प्यूडेनल नर्व। तो सब कुछ पास हो रहा है कहाँ से? सियाटिक फोरामेन से, मतलब आपके बैक साइड से होते हुए नीचे की तरफ सियाटिक फोरामेन से, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी जाएगी, वहीं से सियाटिक नर्व भी रहेगी। बॉडी की यदि सबसे लार्जेस्ट नर्व आपको पूछते हैं तो वो कौन सी है? सियाटिक नर्व। और मेनली आपने जो सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है, और वो बैक पेन होते हुए आपको क्या होता है? नीचे की तरफ इवन आपका जो पैर है वहाँ तक आपको दर्द होगा। सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सियाटिक नर्व, प्यूडेंडल नर्व, ये क्या करेंगी? सियाटिक फोरामेन, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से होते हुए जाएंगी, लेकिन इंफीरियर ग्लूटियल और सुपीरियर ग्लूटियल ये सभी जाएंगी, लेकिन जो एब्ट्रेटर इंटरनस टेंडोन है ये यहाँ से होते हुए नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑब्टरेटर फोरामेन से होते हुए जाएगा, ना कि सियाटिक फोरामेन से। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग इंडिकेट्स। फ्लोटिंग टिप, जो डिसीज के लिए आपने फ्लोटिंग टिप पढ़ा है, एक आइस जैसा आपको जो इमेज आपने देखी है, तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप आइसबर्ग फिनोमिना में क्या प्रेजेंट करेगा? सब क्लिनिकल केसेस, क्लिनिकल केसेस, फैटल केसेस या फिर अनआइडेंटिफाइड केसेस। तो फ्लोटिंग टिप है जो आइसबर्ग का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लिनिकल केसेस को। कौन से केस? क्लिनिकल केस। जो आपने बॉटम देखा है, मतलब जो फ्लोटिंग टिप की आप इमेज देख सकते हैं, एक हिस्सा ऊपर निकला हुआ रहेगा, एक डाउन साइड रहेगा। यदि फ्लोटिंग टिप की सबसे ऊपर के हिस्से की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट करेगा क्लिनिकल केसेस को, लेकिन जो बॉटम साइड का हिस्सा रहेगा, जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा रहेगा, वो क्या करेगा?
जितने भी अनआइडेंटिफाइड केसेस हैं या फिर सब क्लिनिकल केस हैं उनको प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्लिनिकल केस, जो डायग्नोस्ड केस हो गए हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इट्स नोन एज। तो ब्लीडिंग हो रही है कहाँ से? जेनाइटल ट्रैक्ट से। कब? बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है उसके पहले, लेकिन 28 वीक की प्रेगनेंसी है, बेबी डिलीवर होने के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, लेकिन क्या है? वायबल स्टेज में है बेबी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज, इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये सिचुएशन कहलाएगी क्या आपकी? ये होगी एंटीपार्टम हेमरेज। क्या होगी? एंटीपार्टम हेमरेज। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आफ्टर 28 वीक, लेकिन बेबी की डिलीवरी होने के पहले। क्या है? बेबी की डिलीवरी होने के पहले। यदि बेबी की डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग होती तब हम कहते पोस्टपार्टम हेमरेज। ड्यूरिंग द बर्थ मतलब लेबर पेन के टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है वो कहलाती है इंट्रापार्टम हेमरेज। इंट्रायूट्राइन डेथ का मतलब होगा बेबी यूट्रस में ही डेथ हो जाए, जिसको हम स्टिल बर्थ कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी है, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कहलाएगा? एंटीपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज होता है APH का। क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? एंटीपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट वन इज द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस इज। तो यदि हमें एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करना है तो पर्सन को हम कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, लिथोटोमी, फॉलोअर्स या फिर नी चेस्ट पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन दी जाएगी पर्सन को? जब हम पर्सन में एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करने वाले हैं तो हम पर्सन को प्रोवाइड कराएंगे फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपको इस तरीके से रहेगा। मैंने यहाँ पे ज़्यादा जूम किया हुआ है इसलिए आपको प्रॉपर विजिबल हो। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ल्यूकोप्लाकिया इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ। ल्यूकोप्लाकिया, ल्यूकोप्लाकिया का मतलब होगा मुंह के अंदर आपको रेड टाइप के पैचेस हो जाएंगे। एक होता है एरिथ्रोप्लाकिया जिसमें वाइट कलर के होते हैं, दूसरा होता है ल्यूकोप्लाकिया जिसमें रेड कलर के पैचेस होते हैं। तो अभी किसका अर्लीस्ट साइन होगा? लिवर सिरोसिस का, ल्यूकेमिया का, लिम्फोमा का कि ओरल कैंसर का? एरिथ्रोप्लाकिया मोस्टली जो ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते उनमें आप देख सकते हैं वाइट कलर के पैचेस होंगे आपको गम्स के यहाँ पर। रेयरली यदि हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आप सभी को हो, बहुत सारे लोगों को होते हैं, लेकिन जो ल्यूकोप्लाकिया है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोप्लाकिया के। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लाकिया किसके लिए अर्लीस्ट साइन होगा? वो होगा ओरल कैंसर के लिए। किसके लिए? ओरल कैंसर के लिए। ल्यूकोप्लाकिया का मतलब है रेड कलर के पैचेस आना, कहाँ पर? मुंह के अंदर। नेक्स्ट वन इज लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। तो लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? एक्यूट एजिटेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड स्टेट, मॉडिफिकेशन ऑफ डिप्रेसिव फेज या फिर कंट्रोल ऑफ मैनिक एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो लिथियम वाल्प्रोएट है जो, क्या है? लिथियम है जो मेनली इसके लिए यूज़ किया जाता है मैनिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। मैनिया के पर्सन में बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए, बाइपोलर का मतलब होगा मैनिया और डिप्रेशन, ये दोनों टाइप के यदि लक्षण दिखाई दें तो कहलाता है बाइपोलर। एक ही पर्सन में मैनिया और डिप्रेशन दो अलग अलग सिचुएशन में आपको दिखाई देगा, वो होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। और जो मैनिया के लिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज़ की जाती है तो वो होती है लिथियम। क्या होगी? लिथियम। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 लीड्स टू। तो यदि आपकी जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाए तो ये क्या कौन सी बीमारी का कारण बन सकता है? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको हीमोफीलिया, थ्राम्बोसाइटोपनिया, क्रिसमस डिसीज या फिर थैलेसीमिया। ये सभी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि क्या हो जाए? क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है यदि, तो 9 की कमी होती है तो क्या कहलाएगा? क्रिसमस डिसीज। और यहाँ पर हीमोफीलिया होगा फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण। किसकी? 8 की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पर कहा है क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी है, तो यहाँ पर कौन सी डिसीज़ होगी?
तो क्लॉटिंग फैक्टर यदि 9 आपसे कहते हैं तो 9 की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पर वो क्या होगी, वो होगी आपको क्रिसमस डिसीज। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय, तो यूरिन के कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको MSH, ATH, ऑक्सीटोसिन या फिर ACTH। जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो होगा वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा? वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट वन इज द गैस दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी जब यूज़ की जाती है, मान लीजिए किसी को कैंसर है, क्रायो का मतलब होता है ठंडा, तो एक तरीके से सर्जरी की जाती है, टिश्यूज़ को रिमूव करना है, तो यहाँ पर कौन सी गैस है क्रायोसर्जरी में यूज़ की जाती है? ऑक्सीजन, CO2, N2 या फिर H2। तो जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? CO2 गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। लेप्रोटोमी या फिर लेप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर किया जाता है तो उसमें भी जो गैस यूज़ होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है एब्डोमेन को क्या करने के लिए? इन्फ्लेट करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर नर्सिंग का सबसे अच्छा फेमस क्वेश्चन, ECG चेंजेस इन MI इज मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ST सेगमेंट बढ़ा हुआ होगा या फिर वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा, प्रेजेंस ऑफ यू वेव होगा या फिर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल होगा। ECG को मैंने आपको एटलीस्ट 1 ईयर पहले क्लास ली थी सेपरेट, उसमें पढ़ाया था कि जब भी ECG का जो इंटरप्रिटेशन है आपको याद रखना है कि कब ST सेगमेंट एलिवेट होगा, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो इसके लिए यदि ECG चेंजेस देखने को मिलते हैं MI में तो वो होता है ST सेगमेंट कैसा? एलिवेटेड, बढ़ा हुआ। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड आर इंट्रासेलुलर एरियाज विथ स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्ट्रक्चर्स होता है हर एक सेल्स के अंदर होता है इंट्रासेलुलर एरिया में कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, वो क्या कहलाएगा? इंक्लूजन, ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन पेपर में आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक आपके सब क्वेश्चन कवर होने वाले हैं बेस्ड ऑन योर सिलेबस के। तो पूरा जरूर इस पेपर को देखें। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इंट्रासेलुलर एरिया को एक स्पेसिफिक फंक्शन के साथ कवर करता है तो क्या कहलाता है? ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस वुड द नर्स आस्क अ पेशेंट इफ द मेडिकेशन सी एडमिनिस्टर रिलीव्ड हिज पेन। नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी यहाँ पर स्टेप है जिसमें एक नर्स क्या कहेगी? पेशेंट से पूछती है कि यदि उसने जो मेडिकेशन दी है उससे उसको रिलीव हुआ है या नहीं, दर्द से राहत मिली है या नहीं, असेसमेंट में, एनालिसिस में, प्लानिंग में कि इवालुएशन में। कौन सी प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? मतलब यहाँ पर स्टेप होते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इवालुएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवालुएशन। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? इवालुएशन। कि इवालुएशन का मतलब है आपको पता है पर्सन को क्या है, आपने उसके पूरा डेटा कलेक्ट किया, असेसमेंट किया, उसका डायग्नोसिस पता है, आफ्टर दैट उसी के बाद तो आपने उसको मेडिकेशन दी है, डायग्नोसिस के बाद आपने प्लान किया, फिर आपने उसको मेडिकेशन दे दी है। आफ्टर द मेडिकेशन आप पर्सन से पूछ रहे हैं कि आपको दर्द में राहत है या नहीं। तो आपका जो दर्द है, आप कहीं पर भी दर्द हो रहा है, आपके मेडिकेशन देने के बाद ठीक हुए आप या नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? इवालुएशन कर रहे हैं। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ हीमोलाइटिक रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि आप करते हैं तो इनमें से हीमोलाइटिक रिएक्शन कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन यूरिया, चेस्ट पेन, अर्टिकेरिया, फिर डिस्टेंडेड नेक वेन्स। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि यदि पर्सन को कुछ हीमोलाइटिक रिएक्शन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम यदि कोई सा भी रिएक्शन होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ट्रांसफ्यूजन को आप स्टॉप कर दें। क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर दें। कॉल द फिजिशियन, सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप फिजिशियन को कॉल करें। तो यहाँ पर भी यही कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यदि हीमोलाइटिक रिएक्शन का साइन पूछते हैं तो वो होगा हीमोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट वन इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ एक्टिव अपर GI ब्लीडिंग।
व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट डाइट फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर एडमिशन। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, पर्सन के लिए एक एप्रोप्रिएट डाइट क्या होगी फर्स्ट 24 आवर में, आफ्टर एडमिशन के बाद फर्स्ट 24 आवर में आप क्या डाइट देंगे। रेगुलर डाइट देंगे, स्किम मिल्क देंगे, नथिंग बाय माउथ देंगे या फिर क्लियर लिक्विड देंगे। तो जीआई ब्लीडिंग, यदि अपर जीआई ब्लीडिंग होती है तो ऐसे केस में आपको ओरली कुछ भी नहीं देना है। आप आईवी फ्लूइड है जो डेक्स्ट्रोज वगैरह दे सकते हैं उसको, ना तो रेगुलर डाइट देंगे, ना स्किम मिल्क देंगे, ना क्लियर लिक्विड देंगे, और ज़्यादा इरिटेशन होगा, ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो एज़ कम्पेयर टू दैट आप क्या करेंगे, नथिंग बाय द माउथ। नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ पेशेंट विथ पोस्ट ऑपरेटिव इंग्वाइनल हर्निया इंक्लूड्स। तो यदि किसी पर्सन को क्या इंग्वाइनल हर्निया हुआ है तो जब आप डिस्चार्ज करते हैं तो पर्सन को पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर द सर्जरी क्या चीज़ें हैं जो बताएंगे। टेलिंग हिम टू अवॉइड हैवी लिफ्टिंग फॉर 4 to 6 वीक। आप उसको कहेंगे कि आपको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तक ज़्यादा हैवी वेट है जो लिफ्ट नहीं करना है। इंस्ट्रक्टिंग हिम टू हैव अ सॉफ्ट ब्लेंड डाइट फॉर 2 वीक्स। टेलिंग हिम टू रिज्यूम हिज प्रीवियस डेली एक्टिविटीज़ विदाउट लिमिटेशन। रिकमेंडिंग हिम टू ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर डेली। तो ऐसे केस में यदि किसी पर्सन का इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन किया गया है, क्या इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी की गई है, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि पर्सन को एडवाइस करें आप या आपको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते या फिर 1 से 1.5 महीने तक हैवी वेट लिफ्ट है जो नहीं करना है। इनकेस आपका जो सर्जरी हुई है उसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे। तो यहाँ पर हमेशा यही एडवाइस की जाती है, डाइट तो बाद में है, इंग्वाइनल हर्निया के मरीज़ में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको क्या किया जाए, वेट लिफ्ट करने से अवॉइड किया जाए। आप वेट लिफ्ट कीजिए लेकिन एटलीस्ट 4 to 6 वीक तक मत कीजिए, मतलब 1 से 1.5 महीने तक मत कीजिए। नेक्स्ट वन इज पाल्पेटिंग द मिड क्लेविकुलर लाइन इज द करेक्ट टेक्निक फॉर असेसिंग। तो मिड क्लेविकुलर लाइन को पाल्पेट करने के लिए आप क्या प्रॉपर तरीके से असेस कर रहे हैं, वेस्ट लाइन वाइटल साइन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट या फिर एपिकल पल्स। तो यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन के यहाँ पर करेक्ट टेक्निक के लिए क्या आप असेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे असेस कर रहे हैं क्या, एपिकल पल्स। कौन सी पल्स, एपिकल पल्स है जो आप मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पर मिड क्लेविकुलर लाइन यहाँ पर असेस करना मतलब क्या है, आप एपिकल पल्स को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टू बी इन्फ्यूज्ड फास्ट। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जिसको हमें फास्ट इन्फ्यूज़न करना है, बाकी तो सभी को स्लो इन्फ्यूज़ किया जाता है। अमीनोफाइलिन, मैनिटॉल, डोपामाइन, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो ड्रग है फास्टली इन्फ्यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है मैनिटॉल। बाकी डोपामाइन, अमीनोफाइलिन और जो पोटेशियम क्लोराइड इनको स्लो ही इन्फ्यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मैनिटॉल है ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होती है, हाइड्रोसेफेलस के मरीज में, या फिर CSF का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है, तब ड्रग है जो यूज़ की जाती है, जो कि एंटी डायरेटिक ड्रग है, क्या, मैनिटॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मैनिटॉल। नेक्स्ट वन इज नर्स एक्सप्लेन टू अ पेशेंट दैट अ कफ। तो यहाँ पर आप किसी मरीज को खांसी के बारे में बताते हैं, कफ के बारे में बताते हैं, तो इसका कफ का मतलब क्या है। इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट्स, इज प्राइमरली अ वॉलंटरी एक्शन, is induced by the administration of an antitussive drugs, can be inhibited by splitting the abdomen। तो यहाँ पर कफ, आपको जो खांसी आ रही है ये क्या है, तो खांसी आपको कब आती है, या तो जब आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ इरिटेशन हो जाए या फिर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो। लेकिन यहाँ पर यदि आपसे सिंपली पूछते हैं कि खांसी का मतलब है क्या, तो खांसी का मतलब होगा कि कुछ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो आपकी बॉडी करती है, यदि कुछ फंस रहा हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इरिटेशन हो रही है, तो आप क्या करेंगे, खांसेंगे, कफिंग करेंगे, तो वही है, इट्स अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो भारत में जो मैटरनल डेथ है इसका मेन रीज़न क्या है। मैटरनल डेथ का मतलब कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 डेज तक,
कंसीव करने से लेके डिलीवरी होने के 42 डेज तक यदि जो डेथ होती है माँ की, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है मैटरनल डेथ और MMR। तो यहाँ पर लीडिंग कॉज है इंडिया में, तो वो है हेमरेज। होता है इन सभी से, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हेमरेज। नेक्स्ट वन इज इन पार्टोग्राफ द लेबर प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू। तो पार्टोग्राफ में लेबर प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेटेंट फेज एंड एक्शन फेज, एक्टिव फेज एंड अलर्ट फेज, या फिर लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। तो पार्टोग्राफ में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये रहा आपका कि पार्टोग्राफ में लेबर प्रोसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये हुआ है लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में। किसमें, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, लिम्फेटिक्स आर फाउंड इन। तो लिम्फेटिक्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्रेन में, कोरोइड में, वर्टिब्रा में, या फिर डर्मिस ऑफ स्किन में। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में। क्या, लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स कहाँ पे पाए जाएंगे, डर्मिस ऑफ स्किन में। नेक्स्ट वन इज विच प्लाज्मोडियम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया का के लिए कौन सा प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होगा। चारों स्पीसीज दी हुई हैं प्लाज्मोडियम की, ओवेल मलेरिया, फाल्सीपेरम और वाइवेक्स। इंडिया में सबसे कॉमन होता है फाल्सीपेरम, सबसे डेंजरस क्या है, वाइवेक्स। तो यहाँ पर मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। नेक्स्ट वन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डॉनिंग स्टेराइल ग्लव्स एक्सेप्ट। तो स्टेराइल ग्लव्स को पहनने के लिए सभी पॉइंट्स क्या है, सही है, किसी एक को छोड़कर। द फर्स्ट ग्लव शुड बी पिक्ड अप ग्रास्पिंग द इनसाइड ऑफ द कफ। अब जो लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं उनको बहुत इजीली आपको आंसर आएगा इसका कि क्या होगा। फिर सेकंड ग्लव शुड बी पिक्ड अप बाय इंसर्टिंग द ग्लव फिंगर अंडर द कफ आउटसाइड द ग्लव्स। यदि आप इसका एज एन प्रोसीजर देखते हैं लाइव तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपका आंसर आएगा यहाँ पर ए, कि फर्स्ट ग्लव शुड बी पिक्ड अप ग्रास्पिंग द इनसाइड ऑफ द कफ। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो लोग हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करते हैं उनको इसका आंसर बहुत ही क्लियरली पता होगा और इवन आपको इसके लिए याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, डीप पाल्पेशन इज यूज टू असेस ऑफ द फॉलोइंग। डीप पाल्पेशन किसके लिए किया जाता है, स्किन टेक्सचर चेक करने, हाइड्रेशन के लिए, ऑर्गन्स के लिए, कि टेम्परेचर के लिए। तो डीप पाल्पेशन यूज़ किया जाता है ऑर्गन्स को चेक करने के लिए कि लिवर में स्वेलिंग तो नहीं है, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम तो नहीं है, स्प्लीनों में गाली डेवलप तो नहीं हो रहा है। क्या किया जाता है, डीप पाल्पेशन। टेम्परेचर के लिए आप टच करके चेक कर सकते हैं, स्किन टेक्सचर आप देख सकते हैं, हाइड्रेशन विजिबल होगा आपको। लेकिन डीप पाल्पेशन से आप क्या चेक कर रहे हैं, ऑर्गन्स के लिए। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 27, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, फाउंड ओनली इन न्यूरॉन विथ माइलिन सीट, आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड एट सिनेप्सिस, या फिर आर प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स। तो यदि आपकी बॉडी में मान लीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर हो ही ना, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का मतलब होता है सिग्नल देने वाला, न्यूरो का मतलब ब्रेन में कुछ रिलेट कर रहा है आपका। तो यहाँ पर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिनेप्सिस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे कि एक जगह से सिग्नल दूसरी जगह दे के आना है। एसिटाइल कोलिन हो गया आपका, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं आपकी बॉडी में। ये क्या करेंगे, सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे, कहाँ पर, सिनेप्सिस के यहाँ पर, जिससे आपका जो भी और जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने का काम किया जाता है। यदि इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या किया जाता है, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करने का काम किया जाता है। ना तो वो सिग्नल भेजेंगे, ना ही आपको वो चीज़ फील होगी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन स्पुटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा स्पुटम स्पेसिमेन को कलेक्ट करने का, अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर द पेशेंट ईट लाइट ब्रेकफास्ट, आफ्टर एरोसल थेरेपी, आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पर जो राइट टाइम होगा स्पुटम कलेक्ट करने के लिए वो होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि इस टाइम पर आपकी बॉडी जो आप यदि स्पुटम कलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी जो रीडिंग आएगी
जिस भी डिसीज़ को आप डायग्नोस करते हैं वो क्या होगी, क्लियर होगी। स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है मेनली टीबी को टेस्ट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट वन, अ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन आर्टिकुलर टिश्यू। देखिए यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का जमाव हो रहा है टिश्यूज में, तो ये कौन सी डिसीज है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रूमेटिक फीवर है? तो ये कहलाएगी गट। यहाँ पर साफ कहा है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं क्या हो रहे हैं, आर्टिकुलर टिश्यूज में जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा गट। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फीचर इन ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला विदाउट एट्रेसिया इज। एक होता है ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला विथ एट्रेसिया और दूसरा होगा विदाउट एट्रेसिया। तो यहाँ पर ट्रैकिया और जो ईसोफेगस है इनके बीच में एक कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो ये कहलाता है ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। अभी विदाउट एट्रेसिया के है तो एक इसका कॉमन फीचर क्या होगा? एक्सेसिव सीक्रेशन एट बर्थ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिकरेंट एस्पिरेशन, निमोनिया, रेगर्जिटेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा? तो यहाँ पर जो फिस्टुला है विदाउट एट्रेसिया के, तो इसमें रिकरेंट एस्पिरेशन, निमोनिया देखने को मिलेगा। कॉमन फीचर होगा, कॉमन साइन होगा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में विदाउट एट्रेसिया, क्या होगा? रिकरेंट एस्पिरेशन का। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी BPH है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में मोस्ट कॉमन टाइप की सर्जरी कौन सी होगी? सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन या फिर रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। तो जो सर्जरी परफॉर्म की जाएगी उस सर्जरी का नाम यहाँ पे आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन सर्जरी कौन सी होगी BPH के लिए। BPH के लिए जो सर्जरी की जाती है वो होगी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन। क्या होगा? ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन सर्जरी है जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर? नेक्स्ट इज a nurse measures a patient temperature at 102 डिग्री फ़ारेनहीट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर? यहाँ पर फ़ारेनहीट को आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही लगा के यदि आप निकालते हैं तो आपका होगा 38.9 डिग्री सेल्सियस। कितना? 38.9 डिग्री सेल्सियस। 98.6 नॉर्मल होता है, अब जाता है तो फीवर की कंडीशन है जो यहाँ पर क्या की जाएगी? कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पर 102 डिग्री फ़ारेनहीट है, अब आप सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो कितना होगा? 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन, ट्यूबरक्लिन टेस्ट डिनोट्स। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट का मतलब क्या है? प्रीवियस और प्रेजेंट सेंसिटिविटी टू ट्यूबरकल प्रोटीन्स, पेशेंट इज रेसिस्टेंट टू ट्यूबरक्लोसिस, पेशेंट इज ससेप्टेबल टू ट्यूबरक्लोसिस, या प्रोटेक्टिव इम्यून स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट और जो माउंटेक्स टेस्ट है टीबी को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ तक तो सबको पता है। जो 10 mm डायमीटर में जो PPT इंसर्ट किया जाता है 10 mm डायमीटर, यदि इससे ज़्यादा जाता है मतलब आप टीबी पॉजिटिव हैं। ट्यूबरक्लिन टेस्ट में क्या किया जाएगा कि जो ट्यूबरक्लिन प्रोटीन्स हैं आपकी बॉडी में उनके प्रति क्या सेंसिटिविटी है या फिर वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रीवियस और प्रेजेंट सेंसिटिविटी टू ट्यूबरकल प्रोटीन। जो PPT इंसर्ट करेंगे आप, प्रोटीन डेरिवेटिव्स इंजेक्ट करेंगे इंट्राडर्मल रूट से, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है या फिर किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स सॉरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो इनमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है? निफेडेपिन है, लिडोकैन है, प्रोकेनामाइड है या फिर डिगॉक्सिन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा डिगॉक्सिन। क्या है? डिजिटालिस एजेंट। और डिगॉक्सिन क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट वन, वैक्सीनेशन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो किस केस में वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होंगी? हाई फीवर में, इन्फेक्शन में, इम्यूनोसप्रेसिव में या फिर डायबिटीज़ में। तो बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जिनको इंजेक्ट करने के बाद फीवर आता है, तो इसीलिए हाई फीवर में उनको इंजेक्ट नहीं किया जाता। अदरवाइज कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं हाई फीवर में, मान लीजिए पर्टिसिस वैक्सीन ही आपने लगा दी, पर्सन को ऑलरेडी हाई फीवर है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यदि किसी को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन दी गई है या फिर उसकी इम्यूनिटी सप्रेस की गई है किसी भी रीजन के लिए, तब हम उसमें नहीं देंगे। इन्फेक्शन है तो भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर कहा है कि किस में कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होगा, तो वो होगा डायबिटीज़ में। किसमें? डायबिटीज़ में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट वन इज
डायबिटिक कॉमा रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ, तो डायबिटिक कॉमा देखने को मिलता है पर्सन में, तो किसके एक्यूमुलेशन होने के कारण होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन क्या होगा, तो डायबिटिक कॉमा में जनरली कीटोन बॉडीज़ का एक्यूमुलेशन होगा। जो कीटोन बॉडीज़ हैं, आपने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पढ़ा है, वही है कि यदि कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी बॉडी में तो आपको डायबिटिक कोमा होने के चांसेस रहेंगे। तो वही कीटोन बॉडीज़ हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कीटोन बॉडीज़। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल इंक्रीज द चांसेस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक्सेप्ट, तो डीबीटी सभी के कारण हो सकता है किसी एक को छोड़कर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाइपरटेंशन, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। डीबीटी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यदि आप लंबे टाइम तक लेते हैं तो होगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो भी होने के चांसेस होंगे। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन में कैसे होंगे, क्योंकि यदि कहीं पर भी चोक है या फिर टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डीबीटी डेवलप होने के चांसेस हैं। लेकिन सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में डीबीटी होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट वन रिस्ट, और जो डीबीटी के लिए मोस्ट क्लासिकल साइन पूछते हैं वो कहलाता है हॉमन साइन। नेक्स्ट वन इज रिस्ट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो रिस्ट ड्रॉप सबके कारण होगा किसी एक को छोड़कर, लीड पॉइजनिंग के कारण, रेडियल नर्व पाल्सी, अल्नार नर्व पाल्सी या फिर बोथ ए एंड बी। तो रिस्ट ड्रॉप सब कुछ के कारण हो रहा है किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा अल्नार नर्व पाल्सी। क्या है, अल्नार नर्व पाल्सी। लीड पॉइजनिंग से हो सकता है आपको, रेडियल नर्व पाल्सी से हो सकता है, लेकिन अल्नार नर्व पाल्सी से नहीं होगा। क्या, रिस्ट ड्रॉप, जिसमें आपकी जो रिस्ट है नीचे की तरफ क्या रहेगी, झुकी हुई रहेगी। नेक्स्ट वन द हार्मोन नोन टू पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, तो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कैल्सीटोनिन, ग्लूकागॉन या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कौन सा हार्मोन आपकी हेल्प करेगा, तो वो होगा कैल्सीटोनिन हार्मोन, जो आपके फास्फोरस और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। किसमें, कैल्शियम और फास्फोरस। और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है, बोन्स में। मेरे पास अभी रिसेंट में इग्नू का पेपर आया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, वो पेपर आपको मे बी कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ देख लेना। 120 क्वेश्चन आते हैं इग्नू के पेपर में, जो आपके नर्सिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द पोजीशन फॉर थोरासिंथेसिस, तो यदि किसी पर्सन में थोरासिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो कौन सी पोजीशन देंगे हम, ऑर्थोपनिक, नी चेस्ट, लो फॉलोअर्स या फिर साइड लाइंग पोजीशन ऑन द अफेक्टेड साइड। तो थोरासिंथेसिस यदि किसी पर्सन में किया जा रहा है तो उसको हमेशा ऑर्थोपनिक पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन, ऑर्थोपनिक पोजीशन। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, न्यूनेटल मॉर्टिलिटी का भारत में सबसे कॉमन कॉज क्या है, न्यूनेट्स का मतलब होगा 0 to 28 डेज तक के जो न्यूबॉर्न बेबी है वो। कॉमन कॉज क्या होगा, डायरियल डिसीज, बर्थ इंजरीज, प्री मैच्योरिटी या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज। तो जो मोस्ट कॉमनली न्यूनेट्स की डेथ होती है वो होती है प्री मैच्योरिटी के कारण। यदि वो बच्चे बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं प्री मैच्योर बेबी। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंडिया में न्यूनेटल डेथ का क्या है, प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ अबगार स्कोर इज, तो अबगार स्कोर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ग्राइमेसी या फिर रिफ्लेक्स। तो वर्जीनिया अबगार ने अबगार स्कोर जो दिया था, यहाँ पर मैक्सिमम स्कोरिंग 10 होती है इसकी। तो यहाँ पर एक बार तो ये चेक किया जाता है बेबी के डिलीवर होने के तुरंत बाद, दूसरी बार 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो कौन सा है, वो है हार्ट रेट और पल्स रेट, सबसे पहले चेक की जाती है। देन आफ्टर आप रेस्पिरेटरी रेट, रिफ्लेक्स, ग्राइमेसी, बेबी का कलर है चेक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट रेट और पल्स रेट। नेक्स्ट वन इज द लीडिंग कॉज ऑफ एनसीडी इज, एनसीडी का जो लीडिंग कॉज है वो क्या है, डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है, टॉक्सेमिया है कि हेमरेज है। तो यहाँ पर जो लीडिंग कॉज होगा वो क्या होगा, हेमरेज। क्या होगा, हेमरेज। और एनसीडी यहाँ पर है कम्युनिकेबल डिसीज़ का
या तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम डिसीज़ होती हैं, टॉप 4 जो होती हैं जनरली, तो यहाँ पर जो लीडिंग कॉज होगा NCD का वो क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, इन्फेक्शन होगा, टॉक्सेमिया होगा कि हेमरेज होगा। तो यहाँ पर लीडिंग कॉज होगा आपका क्या, हेमरेज। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर दैट पास फ्रॉम थोरैक्स टू एब्डोमेन बिहाइंड द डायफ्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन के पीछे की तरफ से थोरैक्स से डायफ्राम की तरफ रहेंगे, किसी एक को छोड़कर, अजाइगोस वेन, अओर्टा, थोरैसिक डक्ट या फिर ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। तो क्या होगा यहाँ पर, जो कि आपका डायफ्राम के बैक साइड से होते हुए नहीं जाएगा, बिहाइंड से नहीं जाएगा, वो होगा यहाँ पर आपका अजाइगोस वेंस। कौन सी, अजाइगोस वेंस। बाकी अओर्टा, थोरैसिक डक्ट, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, ये सभी जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज इंक्रीज्ड इन। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दूसरा होता है ब्लीडिंग टाइम। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस में बढ़ा हुआ रहेगा, हेपेरिन थेरेपी में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में, हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न में कि ऑल ऑफ दी अबव में। तो पीटी टाइम है जो जनरली किस में बढ़ी हुई रहेगी, तो पीटी टाइम इन सभी केस में बढ़ी हुई रहेगी। तो यहाँ पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, चाहे वो हेपेरिन थेरेपी ले रहा हो पर्सन, ऑब्स्ट्रेटिक जॉइंटिस हो उसको, या फिर हेमरेजिक डिसीज हुई हो, न्यूबॉर्न ब्लड रिलेटेड डिसीज हुई हो, इन सभी में पीटी टाइम बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आप आंसर भी किसको करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द ऑड वन। तो इनमें से ऑड वन क्या है, हेड, आर्म, नेक, ट्रंक। तो यहाँ पर ऑड क्या होगा, तो यहाँ पर ऑड वन होगा आर्म। क्या होगा, आर्म। बाकी हेड, नेक और ट्रंक ये सभी क्या है आपकी बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है इनको बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रोमा, सार्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनको हमारी बॉडी में जो रिलीज करने का काम करेगा वो होगी सार्टोली सेल, सार्टोली कोशिकाएं, जो कि मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। तो यूरिन का कंसंट्रेशन कौन कंट्रोल करेगा। आई थिंक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे यदि आपने क्लास को स्टार्टिंग से है जो प्रॉपरली सुना हुआ है। तो जो आगे का पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 से वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।